नमस्कार रूबिका जी, आपको को नमस्ते सर। पैनलिस्ट को और दर्शकों को। अ, अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगातार कहा है कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी छोटी पार्टियां हैं उनके साथ हम गठबंधन को मजबूत करते रहेंगे, जिसने जिस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के लिए, वहां की जनता के लिए, किसी समुदाय के लिए निरंतर काम किया है उसके उसके साथ गठबंधन को मजबूत करते रहेंगे। और मुझे लगता है कि ये गठबंधन उसी कड़ी की एक मजबूत अगली कड़ी है। नहीं तो घनश्याम जी, गठबंधन के विलय। गठबंधन, जैसा कि हम लोग जो भी बात कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरह लाग लपेट करके नहीं कहते हैं, बहुत ही ट्रांसपेरेंट ढंग से अपनी बात रखते हैं। और हमने शुरू से कहा है कि तमाम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दलों के साथ हमारे गठबंधन होते रहेंगे और सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। परिवार एक पार्टियां दो। पार्टियां दो हैं, उनके बीच में गठबंधन हुआ है और लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में जिस दल ने, जिस सरकार ने बेरोजगारी दिखाई है, महंगाई दिखाई है, बुरे दिन दिखाए हैं, उन्हें उखाड़ फेंकना है। नहीं, वो तो मैं समझ रही हूँ, लेकिन मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं आ रहा। मैं कह रही हूँ कि अब जब चाचा और भतीजे में मिलन हो गया है, चाचा ने भतीजे को माफ किया, भतीजे ने चाचा को माफ कर दिया है, तो भाई सारे कार्यकर्ता एक साथ मिलकर काम क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, आपकी सलाह एक इनफॉर्मल एडवाइस के रूप में अच्छी है, लेकिन सच ये है कि दो अलग अलग पार्टियां हैं, उनकी अपनी नीतियां हैं, किसी किसी सोच के आधार पर दोनों चिंता पार्टियां नहीं हैं। थी। यहाँ सैकड़ों पार्टियां बन सकती है। एक पार्टी आप बना सकते हैं, एक सापरा साहब भी बना सकते हैं, एक रागी जी भी कल को इच्छा हो तो बना सकते हैं। मैं कह रही हूँ परिवार एक है ना, एक परिवार है, पार्टियां दो। जैसा मैंने कहा कि ये आपका एक इनफॉर्मल सजेशन हो सकता है, लेकिन हमने शुरू से कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो दल हैं उनके साथ हम गठबंधन करेंगे। विलय की बात आपने कही है, हमारी पार्टी ने कभी भी विलय की बात नहीं कही है। अच्छा, कोई विलय नहीं होने वाला। रागी साहब शायद इसी मसले पर कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ रागी साहब। देखिए, परिवार का मसला पार्टी के प्रवक्ता को कैसे पता लगेगा? ये तो परिवार की बात है, तो पार्टी तो ये है नहीं, ये परिवार की पार्टी है, ये घर का मामला है। एक घर से आदमी बिछड़ा हुआ था चचा, वो एक बॉलीवुड की फिल्म थी ना, उसका एक गाना था, क्या क्या भाई चाचा का भतीजा। तो अब दोनों एक दूसरे के साथ खड़े आ गए, एक परिवार का हिस्सा अलग निकल करके गया था, साथ में आ गया, कोई अंतर नहीं पड़ता। इससे वहाँ के लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई बहुत बड़ा भयानक तूफान आ जाएगा या अंतर आ जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन जमीन पर तो कड़ी फाइट है। परिवार के एकदम खतरनाक टक्कर मिल रही है। जिस तरीके की सोशल इंजीनियरिंग हुई है वो ग्राउंड जीरो पर कुछ और बता रही है। 2017 में भी आप लोगों ने ऐसे ही इसको परिभाषित किया था, और 2017 का चुनाव के समय में आप ही के चैनल पर था, और हम सब उससे पहले भविष्यवाणियां भी हमने सब देखी थी। लेकिन जब जमीन पर निष्कर्ष आया तो जमीन का निष्कर्ष एकदम ठीक इससे उल्टा था। नहीं तो तब टेनी नहीं थे ना रागी साहब। अभी बहुत विपक्ष में बहुत ऐसे धारदार लोग हैं जो टेनी से भी ज्यादा खूंखार हैं। आपको क्या लगता है? तो आपको लग रहा है कि टेनी जो है शिवपाल यादव जो है और आप उन लोगों को, आप टेनी जैसे मंत्रियों को, टेनी जैसे नेताओं को आप अभी भी अपने साथ रख सकते हैं, झेल सकते हैं? देखिए रूबिका जी, शुरू से पहला दिन से ही ये कहा जा रहा था कि टेनी का इस्तीफा होना चाहिए, और इस आधार पर कहा जा रहा था कि वो बड़े ही रसूख वाले व्यक्ति हैं, मंत्री पद पर आसीन हैं, वह जो जस्टिस सिस्टम है उसको वो प्रभावित कर सकते हैं, उसकी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं, उसके सब्सटेंस को प्रभावित ये कर तो सकते सबको हैं। मालूम है। लेकिन जो एसआईटी की रिपोर्ट आई है वो दो बातें बहुत साफ आती हैं। न उत्तर प्रदेश की सरकार ने विधि की प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया, और नहीं केंद्र की सरकार ने विधि की प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया। सुप्रीम कोर्ट को कई दफा फटकार लगाने पड़ी है, और उसके बाद जाकर मामला पूरा सीधा ट्रैक पर आया। ये किसी से नहीं छुपा, ये आप भी जानते हैं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ, 27 घंटे बीत जाते हैं। चरण सिंह सापरा साहब, क्या वजह लग रही है कि अब तक टेनी गद्दी पर कायम है? देखिए रूबिका जी, यही सारा देश जानना चाहता है कि जिसका रिकॉर्ड अपराधों से पटा है वो गालीबाज मंत्री अभी तक क्यों नहीं हटा है, ये सारा देश पूछ रहा है। और ये जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, वापस कहिए, आज उसके नेता छुपते फिर रहे हैं। कौन सी? ये अटापटा जिसका रिकॉर्ड,
अपराधों से पटा है, जिसका रिकॉर्ड अपराधों से पटा है, वो गालीबाज मंत्री अब तक क्यों नहीं हटा है, ये सारा देश जानना चाह रहा है। और जीरो टॉलरेंस की बात मैंने कहा, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता हमेशा करते हैं, वो आज छुपते फिर रहे हैं। अब वो नेता आना नहीं चाहते मीडिया के सामने। और दूसरी बात यह है कि एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति, यानी आप भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देख लीजिए, चाहे हाथरस है, उन्नाव है, कठुआ है, हर समय यह देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के आला नेता अपने गुंडा नेताओं को बचाने के लिए हमेशा एक तगड़ी ढाल बनकर विशाल मिश्रा, इसमें कितनी सच्चाई है? इस केस में चरण सिंह सापरा कह रहे हैं कि आप कोई मुद्दा उठाकर देख लीजिए, साफ तौर पर दिखेगा, चाहे वो हाथरस हो, चाहे वो उन्नाव हो, और अब ये लखीमपुर कांड आ गया है, इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि बड़े लोग जो हैं वो गुंडों को बचाने की सीधे तौर पर कोशिश कर रहे हैं। देखिए रूबिका जी, मैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर आप इस प्रकार का झूठ सरासर बोलते हैं, आपको तनिक भी नैतिकता का लिहाज है और आप नैतिकता की बात करते हैं। हाथरस के कांड में कौन सा भारतीय जनता पार्टी का नेता इन्वॉल्व था और किसको उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने बचाया? अरे कम से कम आरोप, मतलब आप राजनीतिक विरोध में इस तरीके से एक पार्टी के विरोध में आगे चलिए ना, उन्नाव पे आइए, कठुआ पे आइए, बताइए ना। नहीं तो हाथरस में कौन इन्वॉल्व था? रही बात लखीमपुर खीरी की, जब न्यायिक प्रक्रिया का पालन नहीं तो हो रहा है, हाथरस के अंदर रात को 2 बजे उस बच्ची की लाश को किसकी इजाजत से जलाया गया था? किसने ऑर्डर दिया था, ये बताइए, किसने ऑर्डर दिया था? पुलिस फिर आप किस बात की मांग कर रहे हैं? अरे मानव है, अरे सिख दंगों के आरोपी को बचाने के लिए एसआईटी का गठन आपने नहीं किया था, ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने कम से कम एसआईटी का गठन किया था। ये तो कहिए पार्टी का नहीं था क्या? भारतीय जनता पार्टी जनाब, आरोप के ऊपर से दोनों अपना हाथ एक एक करके, विशाल मिश्रा का भी मौका था सापरा साहब, उन्हें पहले ओपनिंग रिमार्क देने देते और उसके बाद हम लोग डिबेट कर सकते थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।